हाँ बच्चों, तो हम लोग जो है प्राचीन इतिहास के गुप्त काल को पूरा पढ़ लिया था। और जैसा कि आप सबको पता है कि चैप्टर या टॉपिक पूरा होने के बाद कम से कम 20-25 प्रश्न उस टॉपिक से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण लेकर हम आते हैं। तो आज हम लोग 20 प्रश्न विश्लेषण के साथ देखेंगे। ये 20 प्रश्न कहीं ना कहीं 100 प्रश्नों के बराबर होंगे। ठीक है, इनका वेटेज बहुत होगा। सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यथावत मिल जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न गुप्त काल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम। तो आप लोग सही गेस लगाए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, जिसने परम भागवत की उपाधि सबसे पहले धारण करी थी। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है जो चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ लीजिए। ये पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और वास्तव में जो वास्तविक गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम ही था, जिसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। और इसके अलावा इसने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया था। और उसी कुमार देवी से बाद में एक यशस्वी और वीर राजा समुद्रगुप्त उत्पन्न होता है। तो समुद्रगुप्त को इसीलिए लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। क्या कहा गया है? लिच्छवी दौहित्र, मतलब लिच्छवी का नाती, दौहित्र मतलब नाती। और उसने समुद्रगुप्त ने कविराज की और धरणीबंध की उपाधि भी धारण की थी, क्योंकि उसने पूरे भारत को जीत लिया था। कुमारगुप्त की बात करें, डी वाला ऑप्शन जो कुमारगुप्त का है, तो कुमारगुप्त की बात करें तो इसके समय में सबसे अधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो संख्या में 18 हैं। और इसके अलावा नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इसने भूमिदान की थी, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय इसने स्थापित किया था। प्रश्न नंबर दूसरा है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ये ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त के। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया, समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से जानकारी हमको प्राप्त होती है। देखिए, इलाहाबाद अशोक स्तंभ ये वही कौशाम्बी वाला स्तंभ है जिसको अकबर ने अपने किले में, इलाहाबाद के किले में इसे रखाया था। और इसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, जिसको उसके महासंधि विग्रहक जो अमात्य था, महामंत्री था, उसने उसकी रचना की थी। हरिसेन, उसका क्या नाम था? हरिसेन। और तिलभट्ट ने उसको उकेरा था, उसका वास्तुकार तिलभट्ट था। और इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है प्रयाग प्रशस्ति के में, तो प्रयाग प्रशस्ति में अशोक के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है और समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, अकबर के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है और जहांगीर के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और समुद्रगुप्त को जो है पृथ्वी का पहला वीर कहा गया है, प्रथम वीर, क्योंकि इसने पूरे भारत को जीत लिया था, जिसमें उत्तरापथ के 9 राज्य जीते थे, दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीत लिया था। लेकिन दक्षिणापथ को जीत करके उसे अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, बल्कि उनसे कर वगैरह लेता था। इसके अलावा आठविक राज्य जो जंगली राज्य थे उनको जीता था, और इसके अलावा सीमांत राज्यों को जीता था। और पांचवा जो विदेशी शक्तियाँ वगैरह थे, कुषाण वगैरह थे, शक वगैरह थे, उन सबको इन्होंने जीता। प्रश्न नंबर 3 है, शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता के रूप में किसको जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी वाला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी वाला ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो देखिए, शक विजेता जो शक को हराने, पूरी तरीके से समूल रूप से नष्ट करने वाला शासक था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य था। इसकी शुरुआत ही हुई थी शक राजा को मारने से। जब इसका भाई रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक के दरबार में भेजना चाहता है, तो फिर ध्रुव देवी का रूप धारण करके चंद्रगुप्त द्वितीय शक राजा को मार गिराता है उसी के रनिवास में।
और उसके बाद में इसने रुद्र सिंह तृतीय को मार करके और शकों का उन्मूलन किया और सकारी की उपाधि धारण की थी। और मालवा के क्षेत्र में जहाँ पर शक उस समय शासन कर रहे थे वहाँ पर व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको चांदी के सिक्के को रुपयक कहा गया। क्या कहा गया? रुपयक, वही मालवा के क्षेत्र में। और स्कंदगुप्त के समय में हुणों का प्रथम आक्रमण होता है और स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य और शक्रादित्य की उपाधि धारण की। चौथा प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं तीसरे प्रश्न में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, तो इसने रजत सिक्के जारी किए थे पहले, सबसे पहले कहाँ? मालवा के क्षेत्र में शक शासक को पराजित करके, रुद्र सिंह तृतीय को हरा करके। पांचवा प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक के समक्ष सर्वप्रथम हुणों के आक्रमण होने प्रारंभ हुए? तो जैसा कि हमने बताया है हुणों के आक्रमण सबसे पहले हुए थे स्कंदगुप्त के समय, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ मैंने बता दिया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में भी बता दिया। और एक जो डी वाला ऑप्शन है भानुगुप्त, तो भानुगुप्त एक परवर्ती गुप्त शासक था जिसके समय में एक एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के एरण से एक 510 ईस्वी का एरण अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है सती प्रथा का। जो इसका सेनापति और मित्र गोपराज था वो हुणों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है, तो उसकी पत्नी जो है क्या कर लेती है? आत्मदाह कर लेती है, उसी सती हो जाती है अपने पति की चिता के साथ में। तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पता चलता है। छठवां प्रश्न सूची वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ जो है जो इसके नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, उनके 4 नाम दिए हैं और दूसरी तरफ वो किससे संबंधित थे उसका दिया हुआ है। तो देखिए शंकु जो था वो क्या था? वास्तुकार था। शंकु क्या था? वास्तुकार था। छपणक ज्योतिष था और वररुचि जो है व्याकरणाचार्य था और घटकर पर कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ अर्थात डिप्लोमेसी जानता था, डिप्लोमेटिक व्यक्ति था। कौन? घटकर पर। और इसके अलावा 5 और जो थे, एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का जो है जो नवरत्नों में से 5 और, ये 4 तो ये हो गए, 5 और जो नवरत्न थे उसमें एक कालिदास था जो कवि विद्वान साहित्यकार था। इसके अलावा धन्वंतरी भी थे जो चिकित्सक थे, और इसके अलावा वराह मिहिर थे जो खगोल शास्त्री थे, और साथ में अमर सिंह थे जिन्होंने अमरकोश की रचना की जो एक तरीके से इंसाइक्लोपीडिया है शब्दकोश संस्कृत का, और बेताल भट्ट जो कि जादूगर था। तो इस तरीके से 9 क्या थे उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के 9। प्रश्न नंबर 7 है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो हमने चर्चा भी कर दिया है, एरण से प्राप्त हुआ है। भानुगुप्त के मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बी ऑप्शन में जूनागढ़ दिया हुआ है, तो जूनागढ़ भी एक अभिलेख था, बहुत प्राचीन अभिलेख था। तो इसके बारे में स्कंदगुप्त का ये लेख है, वहाँ पर जूनागढ़ का अभिलेख स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरीके से उसने हुणों को परास्त किया। और इसके अलावा गिरनार में जो एक सुदर्शन झील था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था गिरनार में, गुजरात के गिरनार में, तो उसका पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो जूनागढ़ के अभिलेख में ये भी पता चलता है। और इसके अलावा सी वाला ऑप्शन है मंदसौर का अभिलेख। तो मंदसौर का अभिलेख जो है मालवा के एक परवर्ती गुप्त शासक था, गुप्त शासकों के बाद का एक जो है राजा था मालवा का शासक यशोधर्मन ने मंदसौर अभिलेख लिखवाया था। मंदसौर प्रशस्ति पर जो है पत्र था। ठीक है, और इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति तो पता ही है, ये हरिसेन द्वारा लिखा गया था जो कि चंपू शैली में है। डी वाले ऑप्शन में आपका प्रयाग प्रशस्ति दिया हुआ है, तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक था उसने लिखवाया था। समुद्रगुप्त के युद्ध विजय के बारे में जानकारी दी थी उसमें। और इसके अलावा ये किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली अर्थात गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और इसमें जो सूचना मिलती है अशोक के बारे में मिलती है, इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में मिलती है, अकबर के बारे में मिलती है, और जहांगीर के बारे में भी सूचना यहाँ से प्राप्त होती है। तो इस तरीके से 4 राजाओं के बारे में अशोक स्तंभ से जानकारी हमको प्राप्त होती है, जो कि वास्तव में कौशाम्बी का स्तंभ था जिसे इलाहाबाद के किले में अकबर ने रखवाया था, और लेकर आने वाला कौन था? जहांगीर। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो 3 यहाँ पर जो है कथन दिए हुए हैं और
उन तीनों कथनों को आपको पहचानना है, कौन से गलत हैं, कौन से सही हैं। तो पहला कथन है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। बिल्कुल ये कथन सही है। चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो बिल्कुल साधारण था, उसने कभी नहीं कहा कि मैं देवता हूँ, लेकिन अशोक ने अपने आप को देवानाम प्रिय कहा, कुषाण शासकों ने देवताओं का पुत्र कहा, और उसके बाद में गुप्त शासकों ने तो हद कर दी, उन्होंने कहा कि हम ही देवता हैं। तो इसीलिए उन्होंने कुमार भागवत जैसे परम भागवत जैसे विरुद्ध धारण करने शुरू कर दी, परमेश्वर परम भागवत। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, सही। दूसरा कथन है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीय था। नितांत मतलब बहुत ज़्यादा केंद्रीय था, तो केंद्रीकृत था ही नहीं उनका बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन केंद्रीकृत था उतना केंद्रीकृत नहीं था। तो यहाँ पर नितांत शब्द आ गया, इसलिए गलत हो गया। तीसरा प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन है उसमें, उन्होंने भूमिदान की प्रथा को विस्तार दिया। किसने? गुप्तों ने भूमिदान की प्रथा का विस्तार किया। बिल्कुल विस्तार किया। प्रारंभ कहाँ से होता है? सातवाहन शासकों से प्रारंभ होता है। सातवाहन शासक जो कि सतकर्णी प्रथम था, इसने इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमको मिलता है नानाघाट के अभिलेख से कि जो है सातवाहन शासकों ने भूमिदान की प्रथा प्रारंभ की थी, ठीक। और उसका विस्तार कौन करता है? गुप्त शासक करते हैं। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो हम लोग इसमें से दूसरे मतलब यहाँ एलिमिनेशन पद्धति से इसको छांटेंगे, तो देखेंगे कौन कौन से में दो हैं, उसको काट देंगे। तो देखिए पहले ऑप्शन में भी दो दिया है, दूसरे में भी दो दिया है, बी वाले में, और डी वाले में भी दो दिया है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ अपने आप सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। नवा प्रश्न है, किस शासन काल में ब्राह्मण वर्ण धर्मेतर वृत्ति यानी आपद धर्म को भी अपना सकता है? उल्लेख मिलता है आपद धर्म। देखिए यहाँ पर एक नया शब्द मिलता है गुप्त काल में, आपद धर्म, यानी आपात स्थिति में ब्राह्मण धर्म के लोग जो है ब्राह्मण धर्म के अलावा जो उनका कार्य था, पूजा पाठ कराना, पुरोहित का कार्य करना, अध्यापन का कार्य करना, तो उसके अलावा भी आपातकाल में कोई वृत्ति या कोई आजीविका के कार्य कर सकते थे। तो इसीलिए जो है इसको आपद धर्म कहा गया है। तो ये कहाँ मिलता है हमको? गुप्त वंश में। तो इसमें ऑप्शन में दिया है नंद वंश में, मौर्य वंश में, सातवाहन वंश में, गुप्त वंश में। तो गुप्त वंश में आपद धर्म शब्द की बात पता चलती है यहाँ पर। जैसा कि चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण था जो सार्थवाह अर्थात जो है व्यापारी था। तो इससे हमको पता चलता है, जो मृच्छकटकम जो शूद्र की किताब है उसमें ये चीज़ उल्लिखित है कि चारुदत्त नामक ब्राह्मण, उसकी पीढ़ियाँ जो है कई वर्षों से लगातार सार्थवाह का काम कर रही थी, व्यापारी का काम कर रही थी। प्रश्न नंबर 10 है, गुप्त शासकों का राजकीय धर्म क्या था? तो गुप्त शासकों का राजकीय धर्म क्या था? वैष्णव धर्म था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी वाला शैव धर्म है, सी वाला शाक्त धर्म है, डी वाला बौद्ध धर्म है। तो बिल्कुल सही कौन सा है? वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म गुप्त शासकों का राजकीय धर्म था। जैसा कि परम भागवत जैसे उपाधि धारण करते हैं, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? एक तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था विक्रमादित्य, इसका एक स्तंभ प्राप्त होता है, लौह स्तंभ मेहरौली से। उस पर लिखा हुआ है कि इसने जो है विष्णुपद पर्वत पर गरुण ध्वजा स्थापित की। इसके अलावा इन लोगों का गरुण जो है राजकीय चिन्ह भी था, जो कि विष्णु भगवान का वाहन है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं उससे कि उस समय का गुप्त लोगों का राजकीय धर्म क्या था? वैष्णव धर्म था। 11वां प्रश्न है, गुप्त काल में लगाया जाने वाला कर उद्रंग किस प्रकार का कर था? तो देखिए ए वाला ऑप्शन है धार्मिक कर, बी वाला भूमि कर है, सी वाला सिंचाई कर है, डी वाला नगद कर है। तो गुप्त काल में जो धार्मिक कर था वो तो बलि कहा जाता था। धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। और भूमि कर दो प्रकार के थे, उद्रंग और ऊपरी कर। जो स्थायी काश्तकारों पर लगाया जाता था वो उद्रंग था, और जो अस्थायी काश्तकारों पर लगाया जाता था वो ऊपरी कर था, ठीक है। तो भूमि कर है, उद्रंग क्या है? भूमि कर है। और सिंचाई कर भी लगाया जाता था, जिसको जो है उदक भागम या विदक भागम कहा गया। सिंचाई कर को उदक भागम या विदक भागम कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से 11वां प्रश्न हुआ। 12वां प्रश्न, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर निर्माण की किस शैली में बनाया जा रहा है? अयोध्या में अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वो किस शैली में बनाया जा रहा है? हमने बताया था मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो राम मंदिर के निर्माण की कौन सी शैली है? नागर शैली है, ठीक है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला बेसर है, सी वाला द्रविड़ है, डी वाला पहाड़ी है। तो ये नहीं है, बल्कि कौन सी शैली में? नागर शैली में। अब नागर शैली के और कौन कौन से क्षेत्र के मंदिर हैं? तो उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं, कोणार्क का हो या फिर आपका पुरी वाला मंदिर हो, ये सब किस शैली में बनाए गए हैं? नागर शैली में।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं वो सब नागर शैली में है, चाहे वो आपका खजुराहो के मंदिर हों, सब नागर शैली में है। और गुजरात के सोलंकी शासकों ने जितने भी मंदिर बनवाए सब किस शैली में है, नागर शैली में। जैसे वहाँ का सूर्य मंदिर है गुजरात का, ठीक है, तो ये सब नागर शैली में। और जो बेसर शैली है, बेसर शैली मुख्य रूप से ये चालुक्य शासकों ने इसका निर्माण किया था। इस शैली में मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंशी शासकों ने कराया था। और ये जो है विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच का जो है एरिया है मध्य भारत वाला, जो कि मिश्रित शैली में बेसर शैली है। यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताओं को यहाँ मिश्रित करके बनाया गया है। और नागर शैली का विस्तार जो है हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्य पर्वत तक है। और जो द्रविड़ शैली है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो कृष्णा नदी के दक्षिण। तो इसको चोल और पल्लव वंश के शासक, पांड्य वंश के शासक और मध्यकाल के जो है आपके विजयनगर के शासक, ये सब जो है द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण करते हैं। ठीक है। 14वां प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन शब्द, अच्छा एक 13वां प्रश्न छूट गया है, 13वां देख लो। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासकों ने किस शैली में निर्मित कराया? 13वां प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासकों ने किस शैली में निर्मित कराया? तो महाबलीपुरम के जो मंदिर है तमिलनाडु में है। और महाबलीपुरम के मंदिरों को सौर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये तट पर स्थित मंदिर है, समुद्र के तट के सहारे हैं बंगाल की खाड़ी के, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सौर मंदिर भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसको मामल्लपुरम के मंदिर भी कहा जाता है। तो महाबलीपुरम, मामल्लपुरम के मंदिर या सौर मंदिर एक ही नाम है। इसका निर्माण किसने कराया था? पल्लव शासकों ने कराया था। और ये किस शैली में है? क्योंकि दक्षिण भारत में है तो जाहिर सी बात है द्रविड़ शैली में होगा, तो ये द्रविड़ शैली में है। ठीक है। और 14वां प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन शब्द किसके लिए आया है? तो हमने मंदिर निर्माण कला की शैली में चर्चा किया था कि पंचायतन शब्द वहीं आता है। तो इसमें ए वाले ऑप्शन में ग्राम के पंचों का समूह है, बी वाला ऑप्शन है एक धार्मिक संप्रदाय है, सी वाला है मंदिर रचना शैली है, तो बिल्कुल यही सही होगा। और डी में है गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। पंचायतन जो है एक शैली है मंदिर निर्माण की कि एक मुख्य बीच में जो है एक जो प्रमुख देवता है उनकी मूर्ति होगी, उनका मंदिर होगा, और उसके चारों तरफ चारों कोनों पर जो सहायक देवता हैं उनके मंदिर बने होंगे, तो उसको कहते हैं पंचायतन शैली। जैसे आपका ललितपुर में देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसमें भगवान विष्णु तो मुख्य देवता है, जिनकी मूर्ति जो है उनके बीच वाले मंदिर में रखी हुई है, और चारों कोनों पर एक तरफ तो शिव जी का मंदिर बना हुआ है छोटा सा, और दूसरी साइड में दूसरे कोने पर पार्वती जी का जो है मंदिर छोटा सा बना हुआ है, और तीसरे कोने पर कार्तिकेय का अर्थात गणेश जी का जो है बना हुआ है, और चौथे कोने पर सूर्य भगवान का जो है मंदिर बना हुआ है। तो इसी को बोलते हैं पंचायतन शैली। 15वां प्रश्न, गुप्तकालीन कौन सा मंदिर केवल ईंटों से निर्मित है? अब गुप्त काल में देखो मंदिरों के निर्माण में ईंटों का और पत्थरों का प्रयोग हुआ है, तो सबसे ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कुछ दो ऐसे मंदिर हैं जिनका निर्माण सिर्फ ईंटों से हुआ है। तो इसमें ऑप्शन में देखो कौन कौन से हैं। पहला है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, तो पार्वती मंदिर नचना कुठार वाला ये पत्थर से बना है, तो ये भी गलत है। बी वाला है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तो छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये किससे बना है? ईंटों से। इसके अलावा कानपुर का जो भीतर गांव का मंदिर है वो भी ईंटों से निर्मित है। ठीक है, तो ये सिरपुर वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये पत्थर से निर्मित है, और ये पहला ऐसा गुप्तकालीन मंदिर है जिसमें शिखर, मंदिरों के ऊपर शिखर देखने को मिलता है। इसके पहले गुप्तकाल के जितने भी मंदिर बने हैं वो सब सपाट बने हैं। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ का ये पहला मंदिर है गुप्तकालीन जो शिखर इसमें निर्मित है। और इसके अलावा डी वाला है तिगवा का विष्णु मंदिर, तो ये भी पत्थर के बने हैं। तो इस तरीके से ये सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के जो है मंदिर है। तिगवा का मंदिर हो गया, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये मध्य प्रदेश के हैं, सिरपुर छत्तीसगढ़ का। 16वां प्रश्न है, अजंता के किस गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी का चित्र दर्शाया गया है? अजंता में जो है लगभग 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 7 अवशेष बची हुई हैं, बाकी तो सब नष्ट हो गई हैं। तो इसमें कौन सी गुफा संख्या है जो मरणासन राजकुमारी को उसका चित्र उकेरा गया है? तो यहाँ पर जो है गुफा संख्या 16, 17 और 19 ये 3 गुप्तकालीन हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया है गुफा संख्या 10
ए वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है गुफा संख्या 16, सी वाला ऑप्शन है गुफा संख्या 17 और डी वाला ऑप्शन है गुफा संख्या 19। तो बिल्कुल आपने सही पहचाना। गुफा संख्या 16 जो है उसमें मरणासन राजकुमारी का एक चित्र उकेरा गया है। जब सिद्धार्थ अर्थात महात्मा बुद्ध जी गृह त्याग कर रहे थे तो उनकी राजकुमारी, उनकी पत्नी जो यशोधरा थी, वो जो है विलाप कर रही है और उसको समझाने के लिए सहेलियां उसके आसपास बैठी हुई हैं। तो वो मरणासन राजकुमारी का चित्र गुफा नंबर 16 से प्राप्त होता है। और जो गुफा नंबर 17 है उसको चित्रशाला कहा जाता है। इसमें गौतम बुद्ध की सारी जो है जानकारियाँ गुफा नंबर 17 से प्राप्त होती है। उसमें जो है गौतम बुद्ध जी किस तरीके से जो है उनके जीवन है कैसा और किस तरीके से उन्होंने उपदेश दिया, सारे चित्र बने हुए हैं और महापरिनिर्वाण का चित्र सब, तो इसीलिए उसको चित्रशाला कहा गया है। और गुफा संख्या 19 जो है ये जो है चैत्य गुफा है और 16-17 की जो बिहार गुफा है। ठीक, तो इस 16 प्रश्न हो गया। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ तो जो है कुछ साहित्यिक नाम दिए हुए हैं साहित्य के और दूसरी तरफ साहित्य को लिखने वाले व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें कहा गया है कि कौन कौन से सुमेलित हैं। तो जैसे देवी चंद्रगुप्तम है, एक नाटक है, इसको किसने लिखा था, तो इसके सामने दिया विशाख दत्त, बिल्कुल ये सही सुमेलित है, विशाख दत्त ने लिखा था। और बृहद संहिता इसके सामने लिखा है आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने बृहद संहिता लिखी थी क्या, नहीं लिखी थी। और बृहद संहिता को लिखने वाला कौन था, वराहमिहिर, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा वाला दिया है मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, इसको कालिदास ने लिखा था, ये भी सही है। और ये कालिदास का प्रथम नाटक था मालविकाग्नि मित्र, जिसमें मालवा की राजकुमारी जो है मालविका और पुष्यमित्र सुंग जो कि सुंग वंश का संस्थापक था, उसका बेटा अग्निमित्र जो उस समय विदिशा का राजा था, तो उन दोनों की प्रेम कथाओं का वर्णन है मालविकाग्निमित्र में, जिसको कालिदास ने लिखा था। और चौथा है मृच्छकटकम जो कि शूद्रक की रचना है, तो ये भी सही है। मृच्छकटकम में वही चारुदत्त जो ब्राह्मण थे उनके बारे में जो है, और एक बसंत सेना नामक गणिका थी, तो उन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और दोनों मिल नहीं पाते हैं, तो एक तरीके से दुखांत नाटक है। तो गुप्त वंश का दुखांत नाटक कौन है, मृच्छकटकम नाटक है। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन गलत है, तो इसमें हमको छांटना है कौन से में दूसरा ऑप्शन है। तो पहले में भी है, दूसरे में भी है, उस चौथे में है। तो इस तरीके से ए बी और डी कट गए और सी वाले में 1 3 4 ये सही है, तो सी वाला सही होगा। 18वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अब इसमें एक तरफ किताब के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उसके रचनाकार दिए हुए हैं। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, दूसरे वाले ऑप्शन पे है विशाख दत्त, बिल्कुल सही है, क्योंकि विशाख दत्त की 2 किताबें थी, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस में क्या लिखा है, उसमें जो चाणक्य की नीतियाँ थीं वो सब मुद्रा राक्षस में लिखा गया है। और रघुवंशम, इसमें इसको कालिदास ने लिखा था। रघुवंशम एक महाकाव्य है और रघुवंशम का जो विषय वस्तु है उसमें राम जी की पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है रघुवंशम से हमको, ठीक है। और ये 19 सर्ग में है, अर्थात 19 अध्याय में है। और सी वाला अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय एक जो है चिकित्सा की पुस्तक है, जिसको वाग्भट्ट ने लिखा था, गुप्तों के समय में वाग्भट्ट ने लिखा था। और पंच सिद्धांतिका जो है एक पुस्तक है जिसकी रचना वराहमिहिर ने की थी। वराहमिहिर ने बृहद संहिता भी लिखा था, पंच सिद्धांतिका भी लिखी थी, और इसके अलावा बृहद जातक और लघु जातक जैसी किताबों की रचना वराहमिहिर ने की थी। प्रश्न नंबर 19 है निम्न में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। दशमलव स्थानिक मान की खोज किसने की थी, तो ए वाला है आर्यभट्ट, तो बिल्कुल आर्यभट्ट ही होगा। बी वाला वराहमिहिर है, ये नहीं होगा। सी वाला भास्कर है, डी वाला ब्रह्मपुत्र है। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक एक किताब भी लिखी थी और इसने दशमलव के स्थानिक मान का पता भी लगाया था। और इसके अलावा आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं इसके बारे में भी वैज्ञानिक व्याख्या की। और सबसे पहला वैज्ञानिक था जिसने बताया कि पृथ्वी गोल है और वो अपने अक्ष पर घूमती है, अर्थात घूर्णन करती है, ठीक है। और भास्कर ने आर्यभट्ट की किताबों पर टीका लिखा है, ठीक। और इसके अलावा इसने भास्कर ने महाभास्कर और लघु भास्कर और भाष्य नामक किताबें लिखी हैं। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा है। 20वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। तो इसमें एक तरफ षड्दर्शन दिया है और उसके प्रणेता दिए हुए हैं। सांख्य दर्शन, इसका प्रणेता कौन थे, तो कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन, इसके प्रणेता गौतम थे। और वैशेषिक दर्शन, इसके प्रणेता महर्षि कणाद थे,
जिन्होंने परमाणु रचना की, परमाणु के बारे में बताया महर्षि कर्णनाथ। और अद्वैतवाद जो कि वेदांत का एक उपदर्शन है, ये किससे संबंधित है? तो ये शंकर या शंकराचार्य से संबंधित है अद्वैतवाद। तो ये इसके अलावा जो है योग दर्शन पतंजलि का है, और मीमांसा दर्शन जैमिनी का है, और जो वेदांत दर्शन है वो किसका है? वादरायण का है। और वेदांत दर्शन के जो है कुछ उपदर्शन भी मिलते हैं, जैसे कि अद्वैतवाद जो कि शंकर का है, द्वैतवाद जो कि मध्वाचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद जो कि रामानुजाचार्य का है या रामानुज का है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 20 प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से गुप्त वंश के लगभग सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में कल अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए। जय हिंद।